फार्माकोथेरेपेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की हिंदी होती है उच्च रक्तचाप, या इसी हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब हाइपरटेंशन समझने के पहले हमें जानना होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड बॉडी के चारों तरफ घूमता है या मूव करता है तब ब्लड द्वारा आर्टरीज की दीवार पर बल लगाया जाता है। इसी बल को ब्लड का प्रेशर कहते हैं और इसी प्रेशर के कारण ब्लड आसानी से बॉडी में घूमता है। तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है वह नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है। 120 यह सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 यह डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा ऊपर लिखा जाता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमेशा नीचे लिखा जाता है। ये आप जिस फिगर देख रहे हैं, फिगर में दिखाया गया है, ये आर्टरीज है। आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। यह ब्लड आर्टरीज की दीवार पर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। इसी प्रेशर के द्वारा यह ब्लड पूरे बॉडी में मूव करता है और यह प्रेशर होता, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। अब हम देखते हैं डिफिनीशन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की डिफिनीशन क्या होती है? हाइपरटेंशन क्या होता है? यह पोस्ट मिडिल एज की बहुत ही कॉमन डिजीज है। अकॉर्डिंग टू WHO, हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिस्टोलिक ऊपर की संख्या 140 mmHg और डायस्टोलिक नीचे की संख्या 90 mmHg हो या उससे अधिक हो, उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अब देखिए एक नोट है, यदि आपकी बीपी घर पर मेजर की गई है तो हाई बीपी क्या होगी? 135/85 mmHg या उससे अधिक। और यदि आपकी बीपी फार्मेसी या क्लिनिक में मेजर की गई हो तब हाई ब्लड प्रेशर कितना होगा? 140/90 mmHg या उससे अधिक। अब देखिए एक टर्म है बैरो रिसेप्टर। बैरो रिसेप्टर ये क्या करता है? बैरो रिसेप्टर यह एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जो नर्व के एंड या एओर्टिक आर्क पर पाया जाता है। यह ब्लड के प्रेशर को सेंस करता है। यह क्या करता है? बैरो रिसेप्टर ब्लड के प्रेशर को सेंस करता है और ब्लड के प्रेशर को सेंस करने के बाद ब्रेन को सिग्नल देता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर चेंज होता रहता है। अगर यह सिग्नल ब्रेन को देता है तब तो ब्लड प्रेशर 120/80 या नॉर्मल होगा। और यदि यह ब्रेन को सिग्नल नहीं दे पाता है, जब बैरो रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल नहीं देता तब वहां पे ब्रेन मैसेज देता है हार्ट को कि वह हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे या मोर कॉन्ट्रैक्ट करे, हार्ट की बीट बढ़ जाए, हार्ट का आउटफ्लो बढ़ जाए। वो काम करता है बैरो रिसेप्टर। एक तरह से बैरो रिसेप्टर यह प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है या प्रेशर को या ब्लड प्रेशर को चेंज करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन। पहला प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का काज जो है वह अननोन होता है। इट मीन्स प्राइमरी हाइपरटेंशन कैसे हुआ उसके कारण का पता नहीं होता, वो कहलाता है आपका प्राइमरी हाइपरटेंशन। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन यह पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण होता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन मीन्स बॉडी में डिजीज हुआ हो, बॉडी के किसी ऑर्गन में डिजीज हुआ हो या बॉडी के किसी सिस्टम में डिजीज हुआ हो, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन किडनी डिजीज, किडनी में किसी भी प्रकार का डिजीज हुआ हो जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो प्रॉपर किडनी में न हो रहा हो, न हो पा रहा हो। नेक्स्ट आता है आपका इंडोक्राइन डिसऑर्डर। इंडोक्राइन डिसऑर्डर में क्या था? डायबिटिक मेलाइटस। अगर किसी पर्सन को डायबिटिक मेलाइटस हुआ हो तो उसे हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इटियोपैथोजेंसिस। इटियोपैथोजेंसिस क्या होता है?
इटियो मीन्स काजेस, पैथो मीन्स डिजीज और जेनेसिस मीन्स डेवलपमेंट। डिजीज का काज और डेवलपमेंट को इटियोपैथोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स डिजीज कैसे काज हो रहा है और कैसे डेवलप कर रहा है, किसी पर्सन में डिजीज कैसे उत्पन्न हो रहा है और कैसे डेवलप कर रहा है, उसी को कहते हैं इटियोपैथोजेनेसिस। अब इटियोपैथोजेनेसिस समझने के लिए हमारे पास दो सिस्टम है, एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और दूसरा है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। तो पहले हम देखते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये क्या होता है, इसमें लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रीशन होता है। जब एंजियोटेंसिनोजन का सिक्रीशन लीवर के द्वारा होता है तो यह एंजियोटेंसिनोजन रेनिन के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में चेंज हो जाता है और यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनएक्टिव फॉर्म में होता है। फिर क्या होता है कि यह एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज हो जाता है और यह एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स से सिक्रीट होता है। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन होता है तब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है और जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो सोडियम आयन का एक्सक्रीशन रुक जाता है और जैसे ही सोडियम आयन का एक्सक्रीशन रुकता है हाइपरटेंशन काज हो जाता है। अब देखिए रेनिन का सिक्रीशन किडनी कैसे करता है। जब रीनल परफ्यूजन डिक्रीज कर जाता है, इट मीन्स किडनी में ब्लड का फ्लो जब कम हो जाता है तब रेनिन का सिक्रीशन होता है। जब सोडियम आयन का लेवल किडनी में कम हो जाता है तब रेनिन का सिक्रीशन होता है और जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तब रेनिन का सिक्रीशन होता है। उसी तरह से हम देखें एंजियोटेंसिन सेकेंड जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से बना होता है या एक्टिव फॉर्म में होता है, यह एंजियोटेंसिन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, ब्लड के वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है। ऐसे ही जब ब्लड वेसल्स नॉर्मल कंडीशन में रहेगा तब ब्लड का फ्लो इजी होता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और जब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, सिकुड़ जाता है, तब वहां पे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। इस तरह से हम देखें रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को। अब हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, बॉडी फ्लूइड चेंज होने से सिंपैथेटिक आर्टेरियल प्रेशर अफेक्टेड हो जाता है। जब सिंपैथेटिक आर्टेरियल प्रेशर अफेक्टेड होता है तो सोडियम आयन और वाटर का ट्रांसपोर्ट असामान्य हो जाता है बॉडी में। जब वाटर और सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट बॉडी में असामान्य हो जाता है तो ब्लड में सोडियम आयन, वाटर, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही ब्लड में सोडियम आयन, वाटर और पोटेशियम आयन इंक्रीज हुआ, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा तो ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाता है। अब जब ब्लड का प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाता है उसी को कहते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट आता है पॉइंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कहिए या साइन सिम्टम्स कहिए। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मॉर्निंग में हेडेक होता है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हुआ है तो जब वो मॉर्निंग में उठता है तो उसके सर में दर्द होता है। नेक्स्ट है नोज से ब्लीडिंग होने लगता है, ईयर में रिंगिंग होने लगता है। इट मीन्स जो ईयर होता है उसमें घंटी के बजने जैसी आवाज होने लगती है। नेक्स्ट आता है रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट पेन होता है। अब हाइपरटेंशन को कैसे हम डायग्नोस करेंगे, पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बीपी को मेजर करते हैं। जिस भी पेशेंट को
हाइपरटेंशन की बीमारी होती है, उसका फर्स्ट ऑल ऑफ हम क्या करेंगे, बीपी को मेजर करेंगे, देखेंगे कि उसकी बीपी कितनी है, नॉर्मल है या नॉर्मल से अधिक है, और नॉर्मल से अधिक है तो कितनी है। नेक्स्ट करते हैं यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट करने के बाद फिर हम करते हैं क्या, उसमें ब्लड का टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस कैसे करते हैं, पहले बीपी को मेजर करेंगे, बीपी मेजर से पता चलता है कि हाइपरटेंशन है कि नहीं। फिर यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट से भी पता चलता है कि हाइपरटेंशन है कि नहीं। ब्लड को टेस्ट करते हैं, ब्लड से भी पता चलता है कि हाइपरटेंशन है कि नहीं। और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम उसको फिजिकली देखते हैं कि पेशेंट की एक्टिविटी क्या है, उसके बॉडी से ज़्यादा स्वेटिंग तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा पसीना तो नहीं हो रहा है, उसको बार बार गुस्सा तो नहीं आ रहा है। ये सारी आते हैं आपके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट आता है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, ड्रग को यूज करके हाइपरटेंशन को ट्रीट करना ही फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाता है। अब हम हाइपरटेंशन को दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एक तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम ड्रग देते हैं, ड्रग दे करके हाइपरटेंशन को ठीक करते हैं। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, बिना ड्रग के हाइपरटेंशन को ठीक करने का काम करते हैं। तो पहला है इसमें ACE को इनहिबिट करके या ACE को रोक कर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करके या रोक करके। अब ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, अगर इसी पे हम ड्रग दे देते हैं तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। जब ये एंजाइम ही नहीं रहेगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम देते हैं मेडिसिन जो है कैप्टोप्रिल, रामाप्रिल। नेक्स्ट आता है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या होता है, एडर्जिक रिसेप्टर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। अब यहीं पे जब हम बीटा ब्लॉकर ड्रग दे देते हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं आपके, एटिनोलॉल और टीमोलॉल। एटिनोलॉल और टीमोलॉल दे करके हम एंजियोटेंसिन सेकेंड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डायूरेटिक्स ड्रग दे करके। डायूरेटिक ड्रग क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, वो डायूरेटिक्स ड्रग कहलाते हैं। इसमें आपके आते हैं थियाजाइड जो 40 mg में होता है और निफिडिपिन 20 mg में होता है। इस तरह से हम फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के द्वारा हाइपरटेंशन को ट्रीट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, इसमें ड्रग देने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें पेशेंट को बिना ड्रग दिए उसके हाइपरटेंशन को ठीक करने का काम किया जाता है। जैसे उसके लाइफ स्टाइल को चेंज करके, लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें तो हाइपरटेंशन ठीक हो जाता है। दूसरा है नमक या साल्ट का यूज़ कम करके। कुछ लोग होते हैं भोजन में नमक ज़्यादा खाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए साल्ट का सेवन कम करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्मोकिंग को छोड़ करके, स्मोकिंग को छोड़ करके धूम्रपान को छोड़ दिया जाए। अगर कोई पेशेंट धूम्रपान ज़्यादा कर रहा है तो उसे हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं, तो उस हाइपरटेंशन से उसको ठीक करने के लिए उसकी स्मोकिंग को छोड़ना होगा। नेक्स्ट आता है अल्कोहल को छोड़ करके और
इसके बाद है डेली एक्सरसाइज करके। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो इससे भी आप अपने हाइपरटेंशन को ठीक कर सकते हैं। इस तरह से हाइपरटेंशन का टॉपिक फिनिश हुआ। थैंक यू।